चलो टाइटल दो, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। राइट डाउन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल बच्चों, सेल बायोलॉजी है, उसमें टोटल 3 चैप्टर्स हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल साइकिल। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड सेल साइकिल जो है वो बॉटनी में आता है, बायोमोलिक्यूल जो है जूलॉजी में करवाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बाद सेल साइकिल करेंगे। और ये जो सेल बायोलॉजी है, ये बिलीव मी सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, सेल की। बच्चों सेल क्या होता है? सेल को हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, सेल को हम लोग फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? बिकॉज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे वो मल्टी सेलुलर है, सबकी बॉडी किसकी बनी होती है? सेल्स की बनी होती है। तुमने पढ़ा होगा ना लिविंग वर्ड के अंदर कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, पढ़ा हुआ है सबने। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं? बिकॉज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे मैं हूं, चाहे तुम लोग हो, चाहे कोई बैक्टीरिया है, चाहे फंजाई है, चाहे प्लांट है, सबकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है बेटा, वो किससे बना होता है? सेल से बना हुआ होता है। और फंक्शनल यूनिट क्यों क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबकी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो एक्चुअल में सेल्स कर रहे हैं, सेल्स जो है वो फंक्शन कर रहे हैं, और सारे सेल्स के फंक्शन को मिला के ओवरऑल जो बॉडी है वो फंक्शन कर रही है। तो इसलिए सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं और फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो सेल से बना हुआ है, फंक्शनल यूनिट का मतलब जो है बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो सारे सेल्स ही कर रहे हैं। तो इनफैक्ट जो बॉडी के जितने भी फंक्शन है मेरी बॉडी में, वो इंडिविजुअल सेल्स कर रहे हैं, और सारे सेल्स के फंक्शन को मिला के मेरी बॉडी ओवरऑल फंक्शन कर रही है। अंडरस्टूड एवरीवन? चलो राइट डाउन सेल। A cell is defined as smallest unit of life. A cell is defined as the smallest unit of life. It is also defined as the structural and functional unit of life. It is also defined as the structural and functional unit of life. Structural unit of life. Structural unit means body of all the living, body structure of all the living organisms. All the living organisms is made up of cells. Structural unit means body structure of all the living organisms is made up of cells. Functional unit means the functions performed by the body of an organism are a sum total of functions performed by its cells. ठीक है बच्चों, ये दोनों पॉइंट समझ आ रहे हैं कि स्ट्रक्चर यूनिट क्यों बोल रहे हैं और फंक्शनल यूनिट क्यों बोल रहे हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए बोला मेरे बच्चों क्योंकि जितने भी सेल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सेल से बना हुआ होता है। फंक्शनल यूनिट इसलिए बोला बिकॉज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है
उसके जो फंक्शंस हैं वो फंक्शंस एक्चुअली उसके सेल्स करते हैं। राइट बच्चों, चलो प्लीज लेट मी नो व्हेन डन। चलें आगे। चलो अब बच्चों ध्यान दो, जो सबसे पहला सेल था वो किसने डिस्कवर किया था? अभी लिखना नहीं है। सबसे पहला जो सेल है वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। देखो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क का एक स्लाइस लिया था। कॉर्क हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या होता है बच्चों, बट तुमने कॉर्क देखा होगा ना, जैसे ऐसे कई सारी बॉटल्स होती हैं, बॉटल्स के ऊपर इस टाइप का ढक्कन होता है। हैज एवरीबॉडी सीन दिस टाइप ऑफ ढक्कन? देखा है सबने? तो ये जो लिड होता है, ये जो कुछ बॉटल्स में ये लिड किसका बना होता है? ये कॉर्क का बना होता है। तो कॉर्क क्या होता है? एक्चुअली वुड वुड होता है कॉर्क, काइंड ऑफ वुड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो प्लांट से हमें मिलता है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कॉर्क का एक पतला सा स्लाइस कट किया और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। तो रॉबर्ट हुक को ऐसे छोटे 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 माइक्रोस्कोप में कॉर्क के अंदर ऐसे छोटे छोटे चैम्बर्स दिखाई दिए। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के अंदर ऐसे छोटे छोटे चैम्बर्स देखे, इस टाइप के चैम्बर्स। तो बच्चों उन्होंने इस चैम्बर्स को क्या बोल दिया? उन्होंने इस चैम्बर्स को बोल दिया सेलुले। उन्होंने इस चैम्बर्स को क्या बोल दिया? इन्होंने इस चैम्बर्स को सेलुले बोल दिया, जिसको आज हम लोग क्या बोल देते हैं? सेल बोल देते हैं। सेलुले वर्ड का मतलब क्या होता है? स्मॉल चैम्बर। सेलुले वर्ड का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? स्मॉल चैम्बर। जैसे प्रिजन सेल होता है, प्रिजन सेल का जेल का एक छोटा सा कमरा, उसी तरह यहाँ पे सेल टर्म क्यों यूज करी गई? क्योंकि ये छोटे छोटे चैम्बर्स हैं जो एक सेल से रिजेंबल करते हैं, छोटे से रूम से रिजेंबल करते हैं। दैट इज व्हाई द टर्म सेल वाज यूज्ड ओवर हियर। बट जैसे जैसे हमने हमारी स्टडीज आगे बढ़ी तो हमें पता चला कि कॉर्क के जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। तो ये जो हमें चैम्बर्स दिख रहे हैं एक्चुअल में, ये चैम्बर जो है सेल से नहीं बने हुए, ये चैम्बर सेल वॉल से बने हुए हैं, क्योंकि अंदर का जितना भी मटेरियल था वो सारा डेड हो चुका है। तो बच्चों अगर कभी क्वेश्चन में ये आता है कि सबसे पहला सेल किसने डिस्कवर किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है सबसे पहले लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवन हुक। क्योंकि जो रॉबर्ट हुक ने सेल्स ऑब्जर्व किए थे वो डेड सेल्स थे, वो लिविंग सेल्स नहीं थे। अंडरस्टूड एवरीवन? बताओ ये समझ आ रहा है सबको कि सेल टर्म क्यों यूज करी गई? और इसको, और हम लोग इनको लिविंग सेल्स को डिस्कवरी का क्रेडिट जो है वो ल्यूवन हुक को क्यों दे रहे हैं? व्हाई आर वी नॉट गिविंग द क्रेडिट टू रॉबर्ट हुक? बिकॉज रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स देखे वो एक्चुअल में लिविंग सेल्स नहीं है, वो सेल वॉल्स हैं डेड सेल्स की। राइट तो इसलिए लिविंग सेल्स की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो ल्यूवन हुक को दिया जाता है। राइट बच्चों, चले आगे लिखवा दूं, ये सारा समझ गए? चलो राइट डाउन। द फर्स्ट सेल was discovered by Robert Hooke. The first cell was discovered by Robert Hooke. He observed a very thin slice of cork under microscope. He observed a very thin slice of cork under microscope and found that it consists of small chambers which he called as cellulae or cell, जिसको उन्होंने सेलुले या सेल बोल दिया।
ठीक है, आगे लिखो। जब ये हो गया प्लीज लेट मी नो। तो जो डिक्शनरी मीनिंग होता है सेल वर्ड का वो क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताओ। सेल वर्ड का मतलब क्या होता है एवरीवन? वेरी गुड जसमन। बाकी प्रिजन नहीं होता सेल का मतलब, प्रिजन नहीं होता। मैं तो वो एग्जांपल दिया कि प्रिजन के अंदर जैसे सेल्स होते हैं छोटे छोटे। सेल वर्ड का मतलब प्रिजन नहीं होता, सेल वर्ड का मतलब होता है स्मॉल चैम्बर। यस, चलो। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड सेल is a small chamber, is a small chamber. Later studies revealed, later studies revealed, later studies revealed that the cells observed by Robert Hooke were actually cell walls of dead cells. First living cell was discovered by Leeuwenhoek. First living cell was discovered by Leeuwenhoek. ठीक है बच्चों, चलो। First living cell was discovered by Leeuwenhoek. जल्दी से करो, नेक्स्ट टाइटल देना है सेल थ्योरी। बच्चों कुछ देखो, कोड्स यूज कर लो, डी फॉर डन, वाई फॉर यस, एन फॉर नो। ठीक है, तुम्हें पूरा डन 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 यस नो लिखने की जरूरत नहीं है, डी वाई एन। ठीक है, डी फॉर डन, वाई फॉर यस, एन फॉर नो। फाइन, चलो। डन एवरीवन? करो गीतन, फास्ट करो बेटा। चलो गीतन, हो गया बेटा? अब नेक्स्ट टाइटल दो सेल थ्योरी, नेक्स्ट टाइटल दो सेल थ्योरी, सेल थ्योरी। बच्चों जो सेल थ्योरी थी, इट वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, श्लीडन एंड श्वेन। ये लिखना नहीं है, लिखवा दूंगा। श्लीडन जो थे ही वाज अ बोटेनिस्ट, एंड श्वेन जो थे ही वाज अ ज़ूलॉजिस्ट, ही वाज अ ज़ूलॉजिस्ट। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, श्लीडन ने प्लांट्स को स्टडी किया, श्वेन ने एनिमल्स को स्टडी किया। दोनों के कुछ दोनों ने कुछ कंक्लूजन्स निकाले, और वो कंक्लूजन्स दोनों के मिलते जुलते थे, और दोनों ने कंबाइन करके एक थ्योरी प्रपोज कर दी, जिसको हम लोग आज बोल देते हैं सेल थ्योरी। समझ आ रहा है? श्लीडन ने प्लांट्स को स्टडी किया, श्वेन ने एनिमल्स को स्टडी किया। दोनों ने कुछ पॉइंट्स ऑब्जर्व किए कॉमन प्लांट्स और एनिमल्स में, सेल उनकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, और उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज कर दी, जिसको आज हम लोग सेल थ्योरी बोल देते हैं। तो बच्चों ध्यान दो, श्लीडन ने क्या ऑब्जर्व किया? श्लीडन ने ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट्स हैं, सबकी बॉडी किसके बनी होती है? सेल्स की बनी होती है। ऐसी ही सेम चीज श्वेन ने एनिमल्स में ऑब्जर्व करी भी, जितने ही एनिमल्स हैं, सबकी बॉडी किसकी बनी होती है? सेल्स की बनी होती है। तो श्लीडन ने बोला कि जो सेल्स है वो प्लांट्स की स्ट्रक्चर यूनिट है, श्वेन ने बोला जो सेल्स है वो एनिमल्स की स्ट्रक्चर यूनिट है। श्लीडन ने बोला कि जितने भी प्लांट के फंक्शंस होते हैं, वो प्लांट की बॉडी के फंक्शंस होते हैं, वो उसकी बॉडी के सेल्स करते हैं। ऐसा ही श्वेन ने भी बोला कि एनिमल्स में भी ऐसा ही होता है।
तो बच्चों जो आज हम लोग बोलते हैं कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बॉडी की, वो किसके कारण बोलते हैं? वो हम लोग सेल थ्योरी के कारण बोलते हैं। सेल थ्योरी ने ही सबसे पहले बताया था कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनफैक्ट सबकी बॉडी किसकी बनी होती है? सेल्स की बनी होती है। तो सेल थ्योरी के तीन मेन पॉइंट्स हैं। एक दो पॉइंट तो यही है कि सेल स्ट्रक्चर यूनिट है, दूसरा पॉइंट जो है वो सेल जो है वो फंक्शन यूनिट है, तीसरा पॉइंट मैं अभी ऐड करवाऊंगा। बट ये समझ आ रहा है पहले दो पॉइंट्स मैंने क्या बताए? राइट, चलो राइट डाउन cell theory. This theory was proposed by two scientists, that is Schleiden and Schwann. That is Schleiden and Schwann. Schleiden was a German botanist, while Schwann was a zoologist. The main points of this theory, the main postulates of this theory are as follow. The main postulates of this theory are as follow. Complete करो जल्दी इसको. हो गया यार सबका डन? अपने आप ही लिख दिया करो जब हो गया. चलो सबसे पहला, the body of all plants and animals, ब्रैकेट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स, all living organisms is made up of cells. The functions performed by the body of a living organism are the sum total of functions performed by cells of the body. तो बच्चों ये दो पॉइंट तो हम लोग ऑलरेडी स्टार्टिंग में कर चुके हैं. ये वही दो पॉइंट का रेपिटेशन है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी बॉडी सेल्स की बनी होती है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में फंक्शंस हो रहे हैं वो फंक्शन एक्चुअली उसकी बॉडी के सेल्स कर रहे हैं. राइट. अब जो थर्ड पॉइंट है बच्चों, इस थ्योरी का जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो नए सेल्स बनते हैं, जो न्यू सेल्स बनते हैं, वो ऑलरेडी जो प्रेजेंट सेल्स हैं उसके डिवीजन से बनते हैं. न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. मतलब कोई भी सेल अपने आप नहीं बनता. ऐसा नहीं कि कोई भी सेल के मटेरियल अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे और नया सेल बन जाएगा. नो, इन्होंने बोला कि जो नए सेल्स बनते हैं वो जो ऑलरेडी सेल्स प्रेजेंट है उनके डिवीजन से बनते हैं. कोई भी नया सेल अपने आप नहीं बनता. तो बच्चों ये जो थर्ड पॉइंट है ये श्लीडन एंड श्वैन ने नहीं दिया था. इट वाज गिवन बाय अनदर साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चॉफ. इस पॉइंट को उठा के इन्होंने अपनी थ्योरी में ऐड कर लिया था. तो अगर तुमसे पूछा जाता कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स वाली स्टेटमेंट किसने दी थी, तो हम लोग हमेशा रुडोल्फ विर्चॉफ का नाम देंगे, ना कि श्लीडन एंड श्वैन का. अंडरस्टूड एवरीवन? न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम division of pre-existing cells, or
ओमनी सेलुले ई सेलुले। बच्चों जो जो ओरिजिनल स्टेटमेंट थी जो रुडोल्फ विर्चोव ने दी थी वो ये थी, ओमनी सेलुले ई सेलुले, ये लैटिन लैंग्वेज में है, जिसका मतलब क्या होता है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, बाय रुडोल्फ विर्चोव, बाय रुडोल्फ विर्चोव। ठीक है, प्लीज लेट मी नो व्हेन डन। बच्चों अब एक ध्यान दो, एक वर्ड होता है डी नोवो, एक वर्ड होता है डी नोवो। डी नोवो का मतलब होता है फ्रॉम द स्क्रैच, अपने आप बन जाना, किसी चीज का अपने आप अराइज हो जाना, दैट इज अ डी नोवो। तो अगर मैं बोलूं सेल्स डू नॉट अराइज डी नोवो, तो ये स्टेटमेंट सही होगी या गलत होगी? अगर अगर मैं बोलूं सेल्स डू नॉट अराइज डी नोवो, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो गई ना, सेल्स अपने आप नहीं बनते, वो सेल्स जो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के डिवीजन से बनते हैं। तो ये स्टेटमेंट बहुत बार आती है, पेपर में लिखा होता है, नीट के अंदर ये क्वेश्चन कई बार आया है, उसमें स्टेटमेंट होते हैं दैट सेल्स अराइज डी नोवो, तो वो स्टेटमेंट गलत होती है। ठीक है, सेल्स डू नॉट अराइज डी नोवो, डी नोवो का मतलब होता है ऑन देयर ओन, सेल्स डू नॉट अराइज डी नोवो, डी नोवो वर्ड का मतलब है ऑन देयर ओन। चलो नेक्स्ट टाइटल दो, सेल वर्सेस सेल ऑर्गेनेली, सेल वर्सेस सेल ऑर्गेनेली। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सेल वर्सेस सेल ऑर्गेनेली। अब देखो लेट से ये कोई सेल है, ये सेल है, सेल के अंदर हमें पता है न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर हमें पता है, ये डायग्राम बनानी नहीं है, सेल के अंदर हमें पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, सेल के अंदर हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, सेल के अंदर हमें पता है गोल्जी होता है, सेल के अंदर प्लांट सेल्स के अंदर हमें पता है भाई क्लोरोप्लास्ट होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, है ना। तो बच्चों ये सारी जो स्ट्रक्चर्स है, छोटी छोटी माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, गोल्जी, ये सारे के सारे क्या हैं, सेल ऑर्गेनेलिज हैं। तो गाइस क्या मैं बोल सकता हूँ सेल ऑर्गेनेलिज आर द स्मॉल सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, सब सेलुलर का मतलब सेल से छोटी स्ट्रक्चर्स हैं विच इंटरेक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ सेल, जिनके इंटरेक्शन से सेल बनता है। सेल ऑर्गेनेलिज छोटी छोटी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जिससे मिलके क्या बनता है, सेल बनता है। तो बच्चों अब ध्यान दो, सेल और सेल ऑर्गेनेली में जो मेन फंक्शन, जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि एक सेल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है, लेकिन एक ऑर्गेनेली कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जैसे अमीबा एक सिंगल सेल है, वो एग्जिस्ट करता है, पैरामीशियम एक सिंगल सेल है, वो एग्जिस्ट करता है, बैक्टीरिया एक सिंगल सेल होता है, वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर मैं किसी सेल से माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकाल दूं तो माइटोकॉन्ड्रिया जिंदा नहीं रहेगा, अगर मैं किसी सेल से न्यूक्लियस को बाहर निकाल दूं तो न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इट विल डाई। तो कोई भी ऑर्गेनेली जो है, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे वो राइबोसोम है, चाहे वो न्यूक्लियस है, चाहे वो ईआर है, चाहे वो गोल्जी है, कोई भी ऑर्गेनेली जो है वो आइसोलेटेड करने पे इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लेकिन इंडिविजुअल सेल्स जो है वो जिंदा रह सकते हैं जब तक उनको फूड मिल रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेल और सेल ऑर्गेनेली में क्या डिफरेंस है? सेल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, लेकिन किसी भी सेल का ऑर्गेनेली का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। कोई भी ऑर्गेनेली, तुमने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस होता है, तो सेमी ऑटोनोमस का मतलब वो पूरा ऑटोनोमस नहीं है, वो पार्शियली है। अगर उसको अलग कर दिया जाए तो उसकी आधी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी एंड इट विल डाई। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
चलो राइट डाउन अ सेल ऑर्गेनेली is a small subcellular structure which together with other organelles form a cell, which together with other organelles form a cell. A cell can have a single cell can have independent existence, but an organelle cannot exist independently. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है बच्चों, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। कोई भी ऑर्गेनेली यहाँ पे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में ब्रैकेट में फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम एटसेट्रा, ठीक है। चलो चले आगे एवरीवन। अंकित, अदिति, आतमवीर, दीपांकर, दिव्या, दिया, एकनूर, गेतन, गेविन, इशिता, जसमन, मेहताब, ऋषभ, प्रबलीन, गाइस क्लियर है सबको? रोज, सुखमन, रिया, किसी को कोई डाउट है यहां तक बच्चों? किसी को कोई भी डाउट? चलो नेक्स्ट टाइटल दो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। लेट्स से बच्चों मैंने एक सेल ड्रॉ किया, ये उसका न्यूक्लियस है, ये सेल का न्यूक्लियस है और ये उसका साइटोप्लाज्म है, राइट? दिव्यम क्लियर है तेरे को? सॉरी भव्यम, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। तो बच्चों ध्यान दो, साइज और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन साइज और वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। समझ आ रहा है? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होती है? इसको एनसी रेशियो भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज एनसी रेशियो। एनसी रेशियो किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस के वॉल्यूम को अपॉन साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम को, दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। अंडरस्टूड एवरीवन? अब देखो यार, मेरे पास दो सेल्स हैं, मान लो, चलो ये मान लो ये दो सेल है, ये एक छोटा सेल है और एक बड़ा सेल है। तो बच्चों इन दोनों सेल्स में बताओ मुझे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो किसका ज्यादा है? छोटे सेल और बड़े सेल में कौन से सेल का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ज्यादा है? छोटे सेल का या बड़े सेल का जो तुम्हें दिख रहा है? छोटे सेल का ज्यादा है ना यार, छोटे सेल का ज्यादा है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है, ऊपर न्यूक्लियस है, नीचे साइटोप्लाज्म है, तो जिस सेल का साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा तो उसका ये रेशियो कम हो जाएगा ना। साइटोप्लाज्म डिनोमिनेटर में है, तो अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो गई तो रेशियो ओवरऑल कम हो जाएगी ना भाई। चमक रहे हो? जिस बच्चे ने बड़े सेल को बोला है आंसर,
साइटोप्लाज्म जो है वो डिनोमिनेटर में है बेटा। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो गई तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी ना। अब बच्चों एक चीज ध्यान दो, एक चीज ध्यान दो, छोटे सेल का जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है वो बड़े सेल के न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो से ज्यादा होता है। अब मान लो बच्चों, लेट से ये कोई एक यंग सेल है। यंग सेल का मतलब जो अभी सेल डिवीजन से बना ही है। ये मान लो एक छोटा सेल है जो जो अभी बना ही है सेल डिवीजन से। अब बच्चों जैसे मान लो ये कोई यंग सेल है, ये अभी इसका फॉर्मेशन हुआ ही है, ये धीरे धीरे फूड खाएगा, एनर्जी कंज्यूम करेगा, अपने अंदर नया मटेरियल बनाएगा, नई ऑर्गेनेलिज बनाएगा, नए प्रोटीन्स बनाएगा, नए एंजाइम बनाएगा। तो बच्चों जितनी भी नई चीजें बनती हैं, ऑर्गेनेलिज, प्रोटीन, एंजाइम, वो सब कुछ किस में बनता है? वो सब कुछ कहाँ पे ऐड होता है? साइटोप्लाज्म में ऐड होता है। न्यूक्लियस में तो कुछ नहीं होता, न्यूक्लियस में तो डीएनए होता है। न्यूक्लियस में नया कोई भी ऑर्गेनेली ऐड नहीं होगा। सारी ऑर्गेनेलिज कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में ही होती है। तो अगर कोई भी नई ऑर्गेनेली बन रही है ड्यूरिंग ग्रोथ, वो कहाँ ऐड होगी? साइटोप्लाज्म में होगी। तो जब कोई सेल ग्रो करता है, यंग सेल से वो ग्रो करता है यंग स्टेज से, तो उसका न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज होगा, साइटोप्लाज्म का साइज इंक्रीज होगा? बताओ मुझे। जब कोई यंग सेल ग्रो करता है तो उसका न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज होगा, साइटोप्लाज्म का साइज इंक्रीज होगा? ऑब्वियसली न्यूक्लियस का, साइटोप्लाज्म का साइज इंक्रीज होगा, क्योंकि जितना भी नया ऑर्गेनेलिज्म वगैरह है वो सब कुछ किस में ऐड हो रही है? वो कहाँ पे बन रही है? साइटोप्लाज्म में ही बन रही है। तो साइटोप्लाज्म बढ़ता जाएगा। अग्री एवरीवन यहां तक? तो बच्चों जैसे जैसे किसी सेल की ग्रोथ होगी उसका साइटोप्लाज्म बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस उतना ही है। तो कहना इससे जैसे जैसे कोई सेल ग्रो करता है उसकी न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो कम होती जाती है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि whenever a cell undergoes growth, its nuclear cytoplasmic ratio decreases because the size of cytoplasm keeps on increasing? अब मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बताओ। अब बच्चों किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो जैसे यहाँ पे कम साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे ज्यादा साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो कम साइटोप्लाज्म को कंट्रोल कर रहा है और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो बहुत सारे साइटोप्लाज्म को कंट्रोल कर रहा है। तो गाइस अगर साइटोप्लाज्म बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा ना कि न्यूक्लियस के लिए साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होगा। जैसे जैसे साइटोप्लाज्म बढ़ेगा तो न्यूक्लियस के लिए साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा हो गया है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्लास टीचर वाली एग्जांपल देते हैं, टीचर और स्टूडेंट वाली। ये एक छोटी क्लास है जिसमें एक टीचर है और 50 स्टूडेंट्स हैं। हमने क्या किया, इस क्लासरूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बढ़ा दिया। टीचर एक ही है और स्टूडेंट्स 100 हो गए हैं। तो बच्चों स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, टीचर वही है, क्लास को कंट्रोल करने वाला वही है, स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हो जाएंगे कि टीचर के लिए क्लास को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होगा। अगर स्टूडेंट्स ऐड होते गए क्लास में तो टीचर के लिए पॉसिबल नहीं होगा एक पॉइंट के बाद कंट्रोल करना क्लास को। तो उस टाइम पे क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, उस क्लास को डिवाइड करके दो बैचेस में, दो बैच बना देते हैं या नहीं बनाते? अगर एक क्लास का साइज बहुत बड़ा हो जाए, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा हो जाए, तो हम लोग उस क्लास को डिवाइड करके दो बैच बना देते हैं। तो उसी तरह जब किसी सेल का साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी एनसी रेशियो कम हो जाती है, तो वो सेल भी डिवाइड करके दो सेल बना देता है, जिससे कि उसका साइटोप्लाज्म कम हो जाएगा और न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो फिर से क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो बच्चों न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है? न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करती है कि कोई सेल कब डिवाइड करेगा। जब न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो एक पॉइंट के बाद कम हो जाती है तो उस टाइम पे सेल डिवाइड करके दो सेल बना देता है, ताकि फिर से न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो जब इंक्रीज हो सके। अगर न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज होगी तभी न्यूक्लियस जब साइटोप्लाज्म को कंट्रोल कर पाएगा।
अगर एक बड़े बैच को दो छोटे छोटे बैचेस में डिवाइड करेंगे तभी टीचर्स उनको कंट्रोल कर पाएंगे। तो उसी तरह एक सेल को भी दो सेल में डिवाइड होना पड़ता है ताकि न्यूक्लियस जो है वो सेल को कंट्रोल कर पाए। अंडरस्टूड एवरीवन? न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो का क्या सिग्निफिकेंस है? चलो, it is defined as the ratio of size or volume of a nucleus to the size or volume of cytoplasm of that cell. NC ratio is equal to size or volume of nucleus upon size or volume of cytoplasm. चले आगे। A smaller cell has higher NC ratio than an older cell than a large cell as a cell grows its cytoplasm increases and NC ratio decreases ठीक है बच्चों? प्लीज लेट मी नो व्हेन डन। हो गया गधो सबका डन? ओके जसमन करो बेटा। दीपांकर रिकॉर्डिंग कहाँ भेजूंगा? वो मैं हाशिम को मैंने बोल दिया है मेरे को तुम्हारे ग्रुप में ऐड करने के लिए, तो वो ऐड कर देंगे, मैं फिर भेज दिया करूंगा तुम्हारे ग्रुप में, ठीक है? चलो at one point at one point when NC ratio decreases so much that it is not possible for a nucleus to control cytoplasm, the cell divides to form smaller cells with increased NC ratio. ठीक है बच्चों? Thus, NC ratio is an important parameter for a cell to decide its time of division. Right?
चलो नेक्स्ट टाइटल तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। तो बच्चों सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो नाम से समझ आ रहा है किसी सेल का सरफेस एरिया कितना है और उसका वॉल्यूम कितना है, दोनों के रेशियो को हम लोग सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बोल देते हैं, राइट। लेट्स से हमारे पास कोई दो सेल्स हैं, एक छोटा सेल है और एक बड़ा सेल है। बच्चों सोचो और बताओ दोनों सेल्स का जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वो किसका कम होगा, किसका ज्यादा होगा या सेम होगा। जैसे हमारे पास दो सेल्स हैं, ये मैथमेटिकल सा है थोड़ा सा, और दिमाग लगाओ दोनों सेल्स में से किस सेल का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम ज्यादा होगा या सेम होगा। दिव्या, दीपांकर, मेहताब सब बोल रहे हैं सेम होगा। मतलब ये मान लो कि इस साइड का जो इसका जो साइड है ये ए है, इसका जो साइड है वो 2a है, ठीक है, डबल ए। अंकित बोल रहा है सेम होगा। भव्यम बोल रहे ज्यादा होगा छोटे सेल का। ऋषभ बोल रहे सेम होगा। तो बच्चों ध्यान दो, छोटे सेल का जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है वो ज्यादा होता है। छोटे सेल का जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है वो ज्यादा होता है। कैसे देखो बच्चों, एक सेल 3D में तो क्यूब होता है ना, ये तो 2D है, स्क्वायर लग रहा है, बट एक्चुअल में तो सेल क्यूब होता है, क्यूबिकल होता है क्योंकि वो 3D में। तो बच्चों अब मुझे एक चीज बताओ, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है। क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a², 6 × a²। ए क्या होती है उसकी साइड, यस और नो। और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, तीनों साइड्स का क्यूब, a³। यस और नो। तो ये वाला जो सेल है इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कितना होगा, 6a² a³। ये वाले सेल का सरफेस एरिया कितना होगा, 6 × 2a² अपॉन 2a³, क्योंकि इसकी जो साइड है वो 2a है। यस और नो। यस और नो। अब देखो दोनों को कंपेयर करके किसका, अब देखो कैलकुलेट करके किसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा आ रहा है। क्या मैं इसको 6/a लिख सकता हूं, क्या मैं इसको 6/a लिख सकता हूं, a² और a³ कट जाएंगे, a बच जाएगी। क्या मैं इसको 24a² अपॉन 8a³ लिख सकता हूं, क्या मैं इसको 3/a लिख सकता हूं। कट करने के बाद क्या मैं इसको 3/a लिख सकता हूं, ये कट गया 3 आ गया और ये कट गया a बच गया, तो 3/a आ गया ना बच्चों। तो बड़े स्मॉल सेल का जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो आया है वो 6/a आया है, और बड़े सेल का जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो आया है वो 3/a आया है। कौन सी वैल्यू बड़ी है दोनों में से, 6/a या 3/a, ऑब्वियसली 6/a। तो नाउ अंडरस्टूड एवरीवन कि छोटे सेल का जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है वो बड़े सेल से ज्यादा होता है। अब बच्चों एक चीज ध्यान दो, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों हमें सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो से क्या मतलब है। बच्चों जिस सेल का सरफेस एरिया ज्यादा है, क्या मैं बोल सकता हूं कि छोटे सेल में पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल है। क्या मैं ये बोल सकता हूं छोटे सेल में पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल है एज कंपेयर टू लार्ज सेल। तो बच्चों जितना ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होगा उतना ज्यादा मटेरियल मेटाबोलाइट्स अंदर बाहर मूव कर पाएंगे। जितना ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होगा उतना ज्यादा कोई भी सब्सटेंसेस अंदर बाहर मूव कर पाएंगे, और जितने ज्यादा सब्सटेंसेस अंदर बाहर मूव कर पाएंगे उतना ज्यादा सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा।
तो अगर मैं तुमसे पूछूं कौन सा सेल मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव होगा, छोटा या बड़ा? तो स्मॉलर सेल्स आर मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव देन द लार्जर सेल्स बिकॉज स्मॉलर सेल्स का जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है वो लार्जर सेल से ज्यादा होता है, तो उनके अंदर ज्यादा सब्सटेंसेस की मूवमेंट अंदर बाहर हो पाती है एज कंपेयर टू लार्जर सेल। अंडरस्टूड एवरीवन? अगर तुम पहले तो तुम्हें स्टेटमेंट ही आती है सीधी कि कौन सा सेल मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव होता है, छोटा या बड़ा, तो आंसर इज स्मॉलर सेल। बट उसका रीजन तुम्हें पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि छोटे सेल का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लार्जर सेल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो ये बना लो मेरे साथ। स्मॉल सेल, लार्ज सेल, स्मॉल सेल, लार्ज सेल, ए 2a surface area is equal to 6a square, surface area is equal to 6 into 2a square, volume is equal to a cube, volume is equal to 2a cube, ratio is equal to 6a square by a cube, ratio is equal to 6 2a square by 2a cube is equal to 6 by a is equal to 3 by a. 6 by a is greater than 3 by a. ठीक है? तो ऐसा नहीं कि बायो पढ़ रहा है तो उसमें मैथ्स नहीं आएगा, तुम्हें सारी चीजों को इंटरमिंगल करके इंटरमिक्स करके पढ़ोगे तो ही किसी सब्जेक्ट को एंजॉय कर पाओगे। तुम्हें बेसिक चीजें सारे सेल्स की, सारे चैप्टर्स की, चाहे वो सारे सब्जेक्ट्स में, चाहे वो बायो है, चाहे केमिस्ट्री, चाहे फिजिक्स है, सब में अप्लाई करो, देन यू विल एंजॉय द कंसेप्ट्स। अगर ऐसे ही पढ़ोगे कि बायो और मैथ्स में तो यार अलग अलग चीजें हैं, है ना, मैथ्स तो वो चीजें फिर रट्टे मारने वाली हो जाती है। चलें आगे। हो गया सबका? चलें आगे। Thus we can see a smaller cell has higher surface area to volume ratio in comparison to a larger cell. In comparison to a larger cell. It is the reason that a smaller cell is metabolically more active than a larger cell. ठीक है बच्चों, किसी को कोई यहां तक डाउट? एनीवन? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट, प्लीज डू नॉट हेजिटेट, आस्क फ्रीली गाइस। कोई डाउट है किसी को? समझ आ रहा है? फास्ट तो नहीं लग रहा? ये स्पीड मैनेज कर लोगे?
बस इसी स्पीड से चलेंगे और सिलेबस हो जाएगा। बट आई थिंक तुम लोग बहुत स्लो चल रहे थे पहले, आई डोंट नो। चलो हो गया सबका, चलो आगे। चलो नेक्स्ट टाइटल दो, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट। साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट, ये तीनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है, ये क्या है? चलो बच्चों मैं दो सेल्स बना रहा हूं, एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। तुम्हें बनाना नहीं है, समझ लो, लिखवाओ, मैं अपने आप दूंगा। चलो बच्चों ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। एनिमल प्लांट सेल में एडिशनल सेल वॉल होती है जो कि एनिमल सेल में नहीं होती, ये सबको पता होगा ना कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। अब बच्चों देखो यहाँ पे, अगर मैं एनिमल साइटोप्लाज्म की बात करूं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के अलावा ये जो खाली स्पेस दिख रही है, ये खाली नहीं होती। यहाँ पे जो भी मटेरियल प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? साइटोप्लाज्म जो है किसी भी सेल में न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जितना भी मटेरियल है उसको बोला जाता है। अंडरस्टूड एवरीवन? साइटोप्लाज्म किसको बोल रहा हूँ? एक चीज ध्यान देनी है, जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म का पार्ट नहीं है। साइटोप्लाज्म हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जितना भी मटेरियल है उसको बोल रहे हैं। न्यूक्लियस इटसेल्फ इज नॉट अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। अब अगर मैं साइटोप्लाज्म के साथ न्यूक्लियस को भी काउंट कर लूं, न्यूक्लियस को भी कंसीडर कर लूं, तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो बच्चों क्या मैं बोल सकता हूं कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल प्रेजेंट है वो सारा का सारा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर वाली साइड क्या है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ही तो है। तो पहले ये बताओ, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंस समझ आ रहा है सबको? अब बच्चों ध्यान दो, जो कंफ्यूजिंग टर्म होती है वो होती है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? देखो, हमने एक साइटोप्लाज्म किया, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस किया, जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हैं। अगर मैं साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीनों को ले लूं, तो क्या बोलते हैं उसको? प्रोटोप्लास्ट। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। तो बच्चों साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। तो बच्चों अब देखो, एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, और तो कुछ नहीं है ना एनिमल सेल के अंदर। एनिमल सेल के अंदर तीन ही चीजें होती हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इन तीनों चीजों को मिला के हमने प्रोटोप्लास्ट बोलते। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एनिमल सेल में जो कंप्लीट सेल है वो प्रोटोप्लास्ट है? लेकिन क्या प्लांट सेल में कंप्लीट सेल जो है वो प्रोटोप्लास्ट से इक्विवेलेंट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे एडिशनल सेल वॉल है।
क्योंकि वहां पे सेल वॉल भी है। यस और नो? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि प्लांट सेल के केस में कंप्लीट सेल माइनस सेल वॉल इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट? अगर मैं किसी प्लांट सेल से सेल वॉल हटा दूं तो उसका प्रोटोप्लास्ट बच जाएगा। अब बच्चों एक चीज ध्यान दो, जो प्रोटोप्लास्ट टर्म है वो हम लोग एनिमल सेल के लिए यूज नहीं करते, क्योंकि एनिमल सेल तो कंप्लीट सेल ही है प्रोटोप्लास्ट। तो हम लोग उसको प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे या सेल बोलेंगे? ऑब्वियसली उसको तो हम सेल बोलेंगे ना, प्रोटोप्लास्ट क्यों बोलेंगे? क्यों फालतू की टर्म ऐड करनी है, राइट? प्रोटोप्लास्ट टर्म एनिमल सेल में यूज नहीं करते, क्योंकि एनिमल सेल में तो कंप्लीट सेल ही प्रोटोप्लास्ट है, तो वहां पे प्रोटोप्लास्ट टर्म यूज नहीं होती। प्रोटोप्लास्ट टर्म हम लोग प्लांट सेल में यूज करते हैं, या उस सेल में यूज करते हैं जिसकी सेल वॉल है। कोई भी ऐसा सेल जिसकी सेल वॉल है, अगर मैं उसकी सेल वॉल हटा दूं तो अंदर वाला जो पार्ट बचेगा बाकी सारा, उसको क्या बोल दिया जाता है? प्रोटोप्लास्ट। अंडरस्टूड? चमक रहा है कि हम लोग एनिमल सेल के केस में प्रोटोप्लास्ट टर्म क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि एनिमल सेल में तो जो प्रोटोप्लास्ट है वो पूरा सेल ही है, तो हम लोग उसको सेल बोलेंगे ना इंस्टेड ऑफ प्रोटोप्लास्ट। लेकिन प्लांट सेल में कंप्लीट सेल प्रोटोप्लास्ट नहीं है। प्लांट सेल में प्लाज्मा सेल वॉल के बिना वाला जो पार्ट बचेगा वो प्रोटोप्लास्ट है। तो बच्चों प्रोटोप्लास्ट हम लोग सिर्फ उन्हीं सेल्स के लिए यूज करते हैं जिनमें सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल को हटाने के बाद सेल का जो भी कंपोनेंट बचता है दैट इज नोन एज अ प्रोटोप्लास्ट। किसी को कोई डाउट इन तीनों टर्म्स में? रोज क्लियर है तेरे को? गीतन, अभिजोत, आतमवीर, गेविन? यस बेटा बताओ। ट्रायल गैस किसको डाउट है? प्लीज, किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। गैस किसी को कोई डाउट है प्लीज रेज योर हैंड्स। अदिति, ऋषभ, इशिता, रितिका, सुखमन, तुषार, वंशिका, विथिका। गैस किसी को कोई डाउट? सिमरन, प्रबलीन, एक नूर, दक्ष, दीपांकर। चलो गुड। चलो पहले बच्चों अब ऐसा करो, ये डायग्राम बना लो। पहले ये डायग्राम बना लो। फिर देन वी विल स्टार्ट राइटिंग इट। तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है? हु इज टेकिंग योर फिजिक्स केमिस्ट्री? ओके, अच्छा। और दोनों गौरव सर जो है वो संगरूर में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। पटियाला में ऋषभ सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री में मनीष सर पढ़ाते हैं। एम आई राइट? संगरूर वालों के लिए तो ये हो गया ना, गौरव गौरव सौरभ। और कितने तीनों के नाम कितने मिलते जुलते हैं, गौरव गौरव सौरभ। चलो राइट डाउन। साइटोप्लाज्म इज डिफाइंड एज, हाँ संगरूर में तो जो फ्रंट ऑफिस में है उनका नाम भी गौरव है। हाँ, साइटोप्लाज्म इज डिफाइंड एज द मटेरियल between nucleus and plasma membrane of a cell. It is the main area of metabolic activities.
इट्स अ मेन एरिया ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ ए सेल। किसी भी सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, रोज प्रीवियस स्लाइड नहीं दिखा सकता मैं, स्लाइड नहीं यूज कर, मैं लिख के रब कर देता हूँ। ठीक है बेटा, इसको बाद में रिप्ले करके देख लेना। फिर मैं एक्चुअली स्लाइड्स यूज नहीं करता, मैं लिखता हूँ और रब करता हूँ, जैसे व्हाइट बोर्ड पे होता है। तो रब होने के बाद वो दोबारा नहीं आ सकता। नेक्स्ट इज अ साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस is equal to protoplasm. Protoplasm is known as physical basis of life. बस ये कुछ बस कई जगह लिखा होता है ये, इसलिए बता रहा हूँ कि इसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोलते हैं। इसका कोई सेंस नहीं है, सच इंपॉर्टेंट नहीं है ये कुछ भी, बट हाँ कई जगह लिखा होता है, इसलिए आई एम जस्ट टेलिंग यू। प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तुम में से किसी का ब्रदर सिस्टर मेरे से पढ़ा है या पढ़ रहा है? भव्यम का तो मुझे पता है, भव्यम का ब्रदर जो 12th में पढ़ रहा है। और किसी का है कोई कजन ब्रदर सिस्टर जो मेरे से पढ़ा हुआ है या पढ़ रहा है? आतंकवीर कौन है बता, किसकी कौन है? दिव्या कौन है? निम्रत, अच्छा अभी इस साल वाली निम्रत है, पिछले साल वाली निम्रत थी? अच्छा इस साल वाली निम्रत है, ओके। ये निष्ठा किसकी कजन है? दिव्या तेरी कजन है निष्ठा, जो नाभा से है? नहीं, निष्ठा कहाँ से, पटियाला से कि नाभा से, मेरे को याद नहीं है। ओके सही यार, तुम लोगों ने तो तुम्हारे भाई बहन तो बड़े इंटेलिजेंट है यार। आई होप तुम लोग भी उसी ट्रैक पे चलोगे। बड़े मेहनती है, निम्रत भी अच्छी है, निष्ठा भी बहुत अच्छी है, पीयूष भी बहुत अच्छा है। चलो आगे बच्चों, हो गया सबका ये? नेक्स्ट इज द प्रोटोप्लास्ट. Protoplast is equal to protoplasm plus plasma membrane. Note, protoplast term is used only. Guys, कौन से सेल्स के लिए यूज होती है प्रोटोप्लास्ट टर्म, बताओ जल्दी से। हाँ, प्रोटोप्लास्ट टर्म इज यूज ओनली फॉर प्लांट सेल, या फिर बेसिकली उन सेल्स के लिए जिसके पास सेल वॉल होती है। ठीक है, इज यूज ओनली फॉर दोज सेल्स which have a cell wall. For example, plant cell. In plant cell, cell minus cell wall is protoplast. ठीक है बच्चों, चमक गया सबको? बत्ती जग रही है सबकी? छोटे से दिमाग में जा रही हैं चीजें तुम्हारे? नो मेहताब, एनिमल ये तो बताया ना बेटा, एनिमल सेल के लिए नहीं होता, क्योंकि एनिमल सेल में तो सेल वॉल है ही नहीं। तो एनिमल सेल में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, वो तीनों तो कंप्लीट सेल बना रहे हैं। तो हम लोग उसको प्रोटोप्लास्ट क्यों बोले जब उसको सेल, वो सेल है पूरा? तो कोई सेल को प्रोटोप्लास्ट बोलने में कोई सेंस नहीं है ना। गॉट इट guys? Is that clear to everyone? Why are we not using the term protoplast for animal cells? चलो बच्चों, बस एक टाइटल दे लो, यहां से आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल,
differentiated differentiated cells, and undifferentiated cells. Undifferentiated cell और stem cell और stem cell। ठीक है, तो ये टाइटल मैंने इसलिए दिया है ताकि मेरे को याद रहे कि यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है,